हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल आप पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोग बिहार दरोगा के लिए एडुसंधान के द्वारा जो टेस्ट सीरीज करवाया जा रहा है उसमें जो वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 5 है उसको। इससे पहले ऑलरेडी जो 4 सेट है जो अपलोडेड है, पूरे डिस्कशन के साथ अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि गेहूं क्रांति नामक डाक टिकट जो है वो किसने जारी किया। तो गेहूं क्रांति नामक डाक टिकट जो है वो किसने जारी किया था? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी वो 1968 में, ठीक है, कब ये भी याद रखिएगा, 1968 में यह जो है वो जारी की थी। गेहूं की अगर बात करते हैं तो गेहूं से याद रखिएगा, गेहूं उत्पादन में विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करता है चीन। और भारत की अगर राज्यों में बात कीजिएगा तो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है कौन? उत्तर प्रदेश। इंदिरा गांधी की बात कीजिएगा तो ये 2 बार प्रधानमंत्री बनी है, पहली बार 1966 से लेकर 1977 तक, और दूसरी बार जो ये प्रधानमंत्री बनी है वो 1980 से लेकर, इनका टेन्योर जो था वो था 1984 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है। ऊर्जा का अंतिम स्रोत आपसे पूछ रहा है। ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो है वो सूर्य को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूर्य। सूर्य की बात कीजिएगा तो सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन जो है वो कितना है? 71% है। हीलियम की बात कीजिएगा तो हीलियम है 26.5% और अन्य तत्व होते हैं 2.5%। सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है वो कोर कहलाता है, जिसका तापमान जो होता है वो 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है कि भारत में जाड़ों के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है। तो जाड़ों के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर जो वर्षा होती है वो उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तरी पूर्वी मानसून के। लेकिन अगर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किसके कारण होती है, यहाँ पूछ रहा है जाड़ों के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है तब होगा उत्तर पूर्वी मानसून। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किसके कारण होती है, तब आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। जो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस मंत्रालय के द्वारा परियोजना परी का मतलब होता है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत की सार्वजनिक कला की शुरुआत की गई है। तो यह किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संस्कृति मंत्रालय। और संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जो अभी है वो कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। ये जो परियोजना परी है ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है, जिसको कि ललित कला एकेडमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, इन समूहों को क्या कहा जाता है? तो आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, उसको कहा जाता है क्षेत्रक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रक। फिर यही क्षेत्रक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जो आप लोग पढ़ते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक आता है, तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग सेवा, ये सब आता है। तो यही क्षेत्रक के 3 प्रकार होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट है कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो है वो किस वर्ष जारी हुआ था? तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो है वो कब जारी हुआ था? 1858 में जारी हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो है वो जारी हुआ था। और इसी घोषणा पत्र में यह कहा गया था कि भारतीयों के साथ नस्ल भेद जो है वो नहीं किया जाएगा और उनकी हितों की रक्षा की जाएगी। आगे है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य इनमें से कौन नहीं थे, यह आपको बताना है। तो के एम मुंशी तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य थे ही। तो के एन मुंशी तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है एन गोपाल स्वामी अंगेकर, यह भी थे। एन माधव राव भी थे। सच्चिदानंद सिन्हा नहीं थे। आप लोग पढ़े होंगे कि प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद साउदुल्ला, एन माधव राव जो कि डॉक्टर बी एल मीतर की जगह पे थे, और टी टी कृष्णाचारी जो कि डॉक्टर डी खैतान जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी उसके उनके जगह पर थे।
तो सचिदानंद सिन्हा नहीं थे, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा की अगर बात कीजिएगा तो यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, आप लोगों को याद होगा। और प्रारूप समिति की अगर बात कीजिएगा तो प्रारूप समिति का जो गठन है वो कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ये डेट जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, ये अक्सर पूछा जाता है, इस्पात संयंत्र की स्थापना और किसके सहयोग से हुई थी, ये आप लोगों को एकदम अच्छे से याद रखना है। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की अगर बात कीजिएगा तो इसका स्थापना हुआ था 1959 में। और किसके सहयोग से हुआ था, ये अगर आपसे पूछ दे तो जर्मनी के सहयोग से हुआ था, यह भी ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर भिलाई इस्पात संयंत्र की बात करते हैं तो भिलाई इस्पात के संयंत्र की स्थापना हुई थी 1955 में, और किसके सहयोग से, रसिया के सहयोग से। बोकारो स्टील प्लांट की अगर बात कीजिएगा तो उसकी स्थापना हुई थी 1964 में, किसके सहयोग से, यही यूएसएसआर के सहयोग से। और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की बात कीजिएगा तो उसकी स्थापना हुई थी 1956 में, और किसके सहयोग से, तो ब्रिटेन के सहयोग से। तो ये एटलीस्ट तीनों चारों आपको ध्यान रखना है। आगे है कि पौधे तथा प्राणियों दोनों में कौन सबसे निचले संवर्ग में आता है। तो पौधे और प्राणियों में सबसे निचले संवर्ग में क्या आएगा, उसका स्पेसीज, यानी जिसको कि हम लोग बोलते हैं जाति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्पेसीज। नेक्स्ट है कि बिहार में एरी सिल्क का उत्पादन बिहार के किस जिले में शुरू किया गया है। पहले तो ध्यान रखिए, एरी सिल्क पता है क्या होता है। एरी सिल्क जो होता है वो सिल्क का सबसे बढ़िया वाला सिल्क जिस जो होता है उसी को एरी सिल्क कहा जाता है। एरी सिल्क जो होता है वो भारत में उत्पादन होने वाला एकमात्र पालतू रेशम है। पालतू रेशम कहने का मतलब समझते हैं। पालतू रेशम कहने का मतलब होता है कि इस प्रक्रिया में रेशम के जो कीड़े होते हैं उनको मारा नहीं जाता है। इसीलिए यह जो एरी सिल्क है ना, इसको अहिंसा या शांति का कपड़ा भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें रेशम के कीड़े को मारा नहीं जाता है। और यह जो है वो सिल्क का सबसे शुद्धतम रूप है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार में एरी सिल्क का उत्पादन बिहार के किस जिले में शुरू किया जाएगा। तो यह बिहार के बेगूसराय जिले में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेगूसराय जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लीय वर्षा होने का कारण यह है कि अम्लीय वर्षा क्यों होता है। जीवाश्मी ईंधनों के जलने पर वायुमंडल में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड मुक्त होते हैं, इसी के कारण एसिड रेन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना, जो एग्जिम बैंक होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना हुई थी 1982 में। लेकिन यह जो एक्ट अगर आपसे पूछ दे कि एग्जिम एक्ट आया कब था, तब वो एक्ट आया था 1981 में, और उसी के आधार पर फिर 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना होती है, जिसकी अगर मुख्यालय पूछे तो हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में स्थित है। क्लियर है। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि अभी इनके तत्कालीन एमडी का नाम क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है एग्जिम बैंक के, तो उनका नाम है हर्षा भूपेंद्र बंगारी, ये अभी प्रेजेंट में है। आगे आपसे कह रहा है कि न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध किससे था। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध जो था वो किससे था, एनी बेसेंट से था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी वो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन जब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें पहला महिला अध्यक्ष भी रही थी। वहीं अगर महात्मा गांधी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी से याद रखिएगा यंग इंडिया, नवजीवन, हिंद स्वराज, हरिजन। राजा राम मोहन राय की बात कीजिएगा तो इनसे याद रख सकते हैं संवाद, कुमैदी और मिराते उल अखबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि तेज दौड़ती हुई गाय को उसने पकड़ लिया, वाक्य में तेज क्या है। तो वाक्य में तेज जो है वो क्या है, क्रिया विशेषण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रिया विशेषण है। आगे है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किन दो स्थानों को जोड़ता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है वो सादिया से धुबरी को जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सादिया से धुबरी। वहीं अगर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की बात करते हैं तो ये इलाहाबाद से हल्दिया जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 तो अभी हम लोग देख ही लिए, सादिया से धुबरी। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की अगर बात करते हैं तो ये कोल्लम से कोटापुरम को जोड़ता है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 4 की बात कीजिएगा तो ये काकीनाडा से मरकानम को जोड़ता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। आगे है कि चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ते तथा शिकार ढूंढते हैं, वो किस प्रकार की ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करके
तथा उनके परिवर्तन का पता लगाकर ऐसा कर पाते हैं। तो चमगादड़ जो है वो पराध्वनि तरंगों का यूज करके ऐसा कर पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पराध्वनि तरंग। पराध्वनि तरंग किसको कहा जाता है? जो कि जिनकी आवृत्ति जो होती है वो कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। परासर्ब तरंगों के उपयोगों की अगर बात कीजिएगा तो संकेत भेजने में उसका उपयोग किया जाता है, समुद्र की गहराई का पता लगाने में किया जाता है, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जे को साफ करने में यूज किया जाता है, और दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में भी पराध्वनि तरंगे का यूज जो है वो किया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 17 कि यूनेस्को ने किस राज्य के अहोम राजवंश मोइदम्स को भारत के 43वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया है? तो अहोम राजवंश के मोइदम्स किस राज्य में है? ये अहोम राजवंश कहाँ था? आसाम में था, जिसमें कि 700 साल पुराने दफन टीले मोइदम को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल सूची की सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असम। आगे है भारतीय तीरंदाजों ने पहली बार ओलंपिक में किस वर्ष भाग लिया था? तो पहली बार ओलंपिक में भारतीय के तरफ से तीरंदाज जो है वो 1988 में भाग लिए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1988। नेक्स्ट है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में आपसे पूछ रहा है, तो बिहार में कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कुंवर सिंह। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि बिहार में विद्रोह दबाने का काम किस अंग्रेज ने किया था, तो विलियम टेलर तथा बिसेंट आयर, ठीक है, ये विद्रोह को दबाने का काम किया था, और विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। वहीं कुछ और भी अन्य भी याद रखिएगा, जैसे ये नाना साहब कहाँ के किए थे? नाना साहब से याद रखिएगा, इन्होंने कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। लियाकत अली इलाहाबाद में किए थे, खान बहादुर खां बरेली में किए थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, बहादुर शाह जफर दिल्ली, रानी लक्ष्मीबाई झांसी। तो यह सारा आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि निम्न में से क्या भारत के संघवाद को मजबूत करता है? तो भारत के संघवाद को कौन मजबूत करता है? स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, बिल्कुल सही बात है। सहायक संघवाद का सिद्धांत भी है, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? कचरे का निपटारण, हाँ बिल्कुल है। वाणिज्य अपशिष्टों का उपचार, यह भी है। जल की गुणवत्ता की देखरेख, यह भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अगर बात कीजिएगा तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1974 में इसकी स्थापना हुई है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या कमियां थी, आपको बताना है। हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया जा पाना, हाँ बिल्कुल, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया गया था। सभी तत्वों के समस्थानिकों की चुनौती, यह भी बिल्कुल सही है। और परमाणु द्रव्यमान की नियमित रूप से नहीं बढ़ना, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी जो था वो मेंडलीव की आवर्त सारणी की ड्रॉबैक्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है चल्ला श्रीनिवालू सेट्ठी को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय स्टेट बैंक की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1 जुलाई 1955 को, और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा दिए गए प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, बिल्कुल सही है। दी गई विद्युत धारा के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है, यह भी बिल्कुल सही है। उस समय के अनुक्रमानुपाती होती है जिसके लिए दिए गए प्रतिरोधक से धारा प्रवाहित होता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्न में से कौन जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान आपसे यहाँ है जो है वो पूछ रहा है, नहीं है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया ये तो है, ठीक है। लानोस ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, क्योंकि लानोस जो है वो वेनेजुएला में पाए जाने वाला उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लानोस। उसके आगे ऑप्शन में है पेयरी और पंपास। पेयरी कहाँ है? यूएसए और कनाडा में।
ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, और पंपास अर्जेंटीना यह भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा लानोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एका एल्युमिनियम क्रमशः किस प्रकार का ऑक्साइड तथा क्लोराइड बनाता है? तो यह किस प्रकार का ऑक्साइड बनाएगा? E2O3, और क्लोराइड किस तरह का? ECl3। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति को दर्शाने वाला लोकोक्ति है। तो जो सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति होता है उसके लिए कहा जाता है गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि राज्यपाल को किस पद पर नियुक्त करने का अधिकार है परंतु हटाने का नहीं? तो राज्यपाल जो है वो राज्य निर्वाचन आयुक्त, जो राज्यपाल होता है वो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तो कर सकता है, लेकिन उसको बर्खास्त केवल उसी प्रकार से किया जा सकता है जिस प्रकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य निर्वाचन आयुक्त। इसके अलावा मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल ही, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का राज्यपाल ही, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, ये सबको नियुक्त करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल ही ये सबको नियुक्त करता है। अच्छा, राज्यपाल की अगर बात कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में जो अनुच्छेद 153 था उसमें यह कहा गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन फिर 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में, फिर उसके द्वारा इसको अमेंड कर दिया जाता है और कहा जाता है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल जो है वो नियुक्त किया जा सकता है। आगे है कि किसने 10वीं बार 2024 लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो उनका नाम है विश्वनाथन आनंद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथन आनंद। और ये स्पेन के जैमे सैंटोस लटासा को हराकर यह खिताब अपने नाम किए हैं। आगे है कि कुछ जंतुओं में अपने शत्रुओं से छिपने के लिए रंग परिवर्तन की क्षमता होती है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कैम्फ्लस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये हाइबरनेशन क्या होता है समझते हैं? हाइबरनेशन का कहने का मतलब होता है कि हाइबरनेशन में जो जंतु होती है वो कोई गर्म जगह का तलाश करते रहता है ताकि वो गर्म रह सके। और वहीं अगर एस्टिवेशन की बात कीजिएगा तो एस्टिवेशन के दौरान जो जानवर होते हैं वो ठंडी और नम जगहों की तलाश करते हैं। तो हाइबरनेशन पूछे तो गर्म जगह, और एस्टिवेशन पूछे तो ठंडी और नम जगह। आगे है कि उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है, तो उत्तरी गोलार्ध पर जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 21 जून होता है। और दक्षिणी गोलार्ध पर अगर सबसे बड़ा दिन पूछे तब वो 22 दिसंबर होगा। उत्तरी गोलार्ध 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध 22 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि अकबर द्वारा किस वर्ष जो है वो जजिया कर समाप्त कर दिया गया था? तो अकबर के द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया था? 1564 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1564 में। इसके अलावा अकबर के और भी बहुत सारे काम हैं। 1562 में उसने दास प्रथा का अंत किया था। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। 1579 में मजहर की घोषणा की थी। फिर 1582 में दीने इलाही की स्थापना किया था। 1583 में इलाही संबत की शुरुआत किया था। 1575 में इबादत खाने की स्थापना किया था। तो यह सब जो है वो अकबर के कुछ काम है जो आपको ध्यान रखना है। आगे है कि मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? देखिए, रेटिना होता क्या है? जो रक्त पटल के नीचे आंख का जो सबसे भीतरी एक पारदर्शी झिल्ली होती है उसी को रेटिना कहा जाता है। और रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा तथा वास्तविक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उल्टा तथा वास्तविक। आगे है कि जुलाई 2024 में किसे ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ओमान चांडी जो था वो केरल के 10वें मुख्यमंत्री थे, और इसी उन्हीं के लिए ओमान चंडी फाउंडेशन के द्वारा ये ओमान चंडी लोक सेवक पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। और जुलाई 2024 में ये किनको दिया गया है? राहुल गांधी को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राहुल गांधी। निम्न कथन में से गलत कथन ज्ञात करना है आपको। आंकड़े वह साधन है जो सूचनाएं देते हैं, बिल्कुल सही है। चर अपरिवर्तनशील मूल्य होते हैं, ये गलत है। चर जो होते हैं वो परिवर्तनशील होता है और प्रत्येक चर का मूल प्रक्षेपण कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन उभय लिंग श्री पादप यानी मोनीसियस प्लांट का उदाहरण है?
तो कुकर बीट है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि हाल ही में लक्ष्मी झा ने मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया, वो बिहार के किस जिले से हैं? तो ये इन्होंने मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट किनाबालू, उस पर भारतीय तिरंगा फहराया है। ये बिहार के सहरसा जिले की हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सहरसा। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन को किसके समय में निरस्त किया गया था? अच्छा, बंगाल विभाजन लागू कब किया गया था? बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन जो था वो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा करता है, और फिर बंगाल विभाजन जो है वो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी होता है। फिर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल आता है, कब से कब तक? 1910 से लेकर 1916 तक। और इसी के समय आप लोगों को याद होगा कि ब्रिटेन का जो राजा था जॉर्ज पंचम, ठीक है, वो भारत आता है और दिल्ली में 12 दिसंबर 1911 को एक भव्य दरबार का आयोजन किया जाता है, और इसी में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की जाती है और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की भी घोषणा जो है वो किया जाता है। आगे है कि विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय जो है वो मैड्रिड स्पेन में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1925 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मैड्रिड स्पेन में है। आगे है कि विधान परिषद के सभापति का चुनाव किया जाता है। तो विधान परिषद के सभापति का चुनाव जो है वो स्वयं अपने सदस्यों के बीच से सभापति का चयन किया जाता है, और इसकी शक्ति और कार्य जो होती है वो विधानसभा के अध्यक्ष के बराबर ही होता है, लेकिन धन विधेयक पर अध्यक्ष के समान शक्तियां इसको प्राप्त नहीं होता है, और इसके वेतन और भत्ते भी जो है वो राज्य विधानसभा के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, परिषद द्वारा स्वयं। विधान परिषद की अगर बात कीजिएगा तो किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 169 में दिया गया है, यह भी ध्यान रखिएगा। विधान परिषद जो होता है वो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, और सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 30 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है एक पूर्ण दोलन के दौरान सरल लोलक के तार द्वारा किया गया कार्य किसके सामान्य होता है? देखिए, एक पूर्ण दोलन के वक्त जो बॉब होता है उसका तत्कालिक विस्थापन और तनाव जो है वो हमेशा एक दूसरे के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर रहेगा। तो जब परपेंडिकुलर रहेगा तो इस स्थिति में सरल लोलक के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0 होगा। नेक्स्ट है कि दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो यह चाइना के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चीन के द्वारा। नेक्स्ट है कि गिब्सन और विक्टोरिया किस महाद्वीप के मरुस्थल हैं? तो गिब्सन और विक्टोरिया की अगर बात कीजिएगा तो यह किस महाद्वीप के हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑस्ट्रेलिया। और भी अन्य मरुस्थल याद रखिएगा, जैसे गोबी कहाँ है? मंगोलिया और चीन में है। कालाहारी कहाँ है? बोत्सवाना में है। काराकुम कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान में है। आटाकामा कहाँ है? उत्तरी चिली में है। दस्तलूट कहाँ है? ईरान में है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट मरुस्थल हैं, इनकी स्थिति कहाँ है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ था? यहाँ आपसे पूछ रहा है मृत्यु, पहले तो आप बताइए जन्म कहाँ हुआ था। जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। फिर 72 वर्ष की आयु में राजगृह के निकट में जो पावापुरी है वहाँ मलराज सस्तीपल के महल में इनकी 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पूछ रहा है किस नगर में हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पावापुरी। फिर है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक साइड अनुसूचियां दिए गए हैं, दूसरे साइड नाम। 7वीं अनुसूची की अगर बात कीजिएगा तो ये विधायी शक्तियों का वितरण है इसमें। 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र है। 9वीं अनुसूची की अगर बात कीजिएगा तो 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है, और 10वीं अनुसूची की अगर बात कीजिएगा तो यह दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता है। तो यह इस तरह से मैच करेगा। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व निवेश रिपोर्ट की अगर बात कीजिएगा तो इसमें पहला स्थान पे है अमेरिका, और भारत की स्थान की अगर बात कीजिएगा तो भारत जो है वो 15वें स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत नहीं आता है? स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता है?
यूटेरस हो गया, वेजाइना हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया, ओवरी हो गया, ये सब जो है वो स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन टेस्टिस जो है वो स्त्री जनन के नहीं आता है, ये पुरुष जनन तंत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टेस्टिस। नेक्स्ट है कि हिंडनबर्ग रेखा किन देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो हिंडनबर्ग की अगर बात कीजिएगा तो यह जर्मनी और पोलैंड के बीच की अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत चीन के बीच की अगर बात कीजिएगा तो वो है मैकमोहन रेखा। भारत पाकिस्तान के बीच की बात कीजिएगा तो वो है रेड क्लिफ रेखा। और जर्मनी और फ्रांस के बीच की बात कीजिएगा तो वो है मैगिनॉट रेखा। नेक्स्ट है कि शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश है प्रसा। ये एक्चुअली उत्तरी यूरोप में स्थित एक जर्मन राज्य था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है कि किसी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्याओं का समाधान यदि बाजार की स्थितियों के अनुसार हो तो उसे क्या कहेंगे। तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से ध्यान रखिएगा, इसमें सरकार की भूमिका जो होती है वो कम होती है और निजी क्षेत्र का भूमिका जो होता है वो ज्यादा होता है। और इसको उदारवादी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चोलकाल निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था। तो चोलकाल ग्राम पंचायत, हाँ आप लोग पढ़े होंगे कि चोलकाल की प्रमुख विशेषता थी स्थानीय स्वशासन, तो ये तो सही ही है। राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध, यह भी था। श्रीलंका के साथ व्यापार, यह भी था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चोलकाल की बात कीजिएगा तो चोलकाल का जो संस्थापक था वो विजयालाल था और इसकी राजधानी जो थी वो तंजावुर थी। और जो संपूर्ण चोल साम्राज्य जो था वो 6 प्रांतों या 6 मंडलमों में विभक्त था। और एक चीज क्वेश्चन पूछा जाता है कि चोल काल में सड़कों की देखभाल कौन करता था। तो चोल काल में सड़कों की देखभाल जो है वो बगान समिति करती थी, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल और दूरी समय ग्राफ क्रमशः किस भौतिक राशि को निरूपित करता है। तो यह विस्थापन और चाल को निरूपित करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कि किस देश ने पहली बार नए बैंक के नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है। तो यह कौन सा देश किया है, यह किया है जापान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जापान, जिसकी राजधानी है टोक्यो और मुद्रा है येन। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार अंग्रेजी के लिए कब मिला था। तो पहली बार अंग्रेजी के लिए मिला था 2018 में। और किन को मिला था, अमिताभ घोष को मिला था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2018। अगर हम लोग अभी रिसेंटली 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो यह मिला है उर्दू कवि गुलजार को और जगत गुरु राम भद्राचार्य को। नेक्स्ट है कि आयकर दिवस जो है वो कब मनाते हैं। तो आयकर दिवस मनाते हैं 24 जुलाई को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 जुलाई। 16 अक्टूबर से याद रखिएगा, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर की अगर बात कीजिएगा, 16 सितंबर को तो शायद नहीं कुछ मनाया जाता, अच्छा दिसंबर है, 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। और 14 सितंबर की अगर बात कीजिएगा तो 14 दिसंबर सितंबर से तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे, हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो उच्च न्यायालय में कार्यपालिका आदेश को भी चुनौती दिया जा सकता है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को भी दिया जा सकता है और केंद्रीय विधान को भी दिया जा सकता है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे संविधान का अनुच्छेद 226, उसके तहत यह शक्तियां उच्च न्यायालय को दी गई हैं कि वह कार्यपालिका राज्यपालिका के द्वारा जारी अध्यादेश और केंद्रीय विधानसभा से संबंधित मामलों की सुनवाई कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। चालू खाता प्लस पूंजी खाता इज इक्वल टू होता है 0, यह सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य जो है वो तमिलनाडु में स्थित नहीं है, यह आपको बताना है। सोमेश्वर यही नहीं है, सोमेश्वर कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर है। आगे है कि कार्टाजेना घोषणा 1984 संबंधित है। तो कार्टाजेना घोषणा 1984 जो है वो शरणार्थियों की सुरक्षा से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शरणार्थियों की सुरक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है वो गर्भवती महिलाओं के प्रसव के समय शिशु को गर्भाशय से जनन मार्ग में लाने में मदद करती है।
तो यह कौन करता है? ऑक्सीटॉक्सिन करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीटोसिन। देखिए ये जो ऑक्सीटोसिन होता है इसके जब ये ज़्यादा स्राव होता है इसी के कारण गर्भाशय जो है गर्भाशय का जो संकुचन और मजबूत हो जाता है। इससे जो बच्चा होता है वो माँ के गर्भाशय से जनन मार्ग द्वारा बाहर आता है, यानी कि प्रसव जो है वो संपन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय थे गोपीचंद थोटीकुरा, ठीक है, जो कि अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू सेफर्ड 25 मिशन के साथ गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गोपीचंद थोटीकुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? देखिए दो याद रखिएगा, एक है अमुक्त माल्यद जो कि तेलुगु का है, और एक नाम रखिएगा जाम्बवती कल्याणम जो कि संस्कृत का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तेलुगु। कृष्णदेव राव की अगर बात कीजिएगा तो इसने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया था। इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग भी कहा जाता है, और इसी के शासनकाल में जो पुर्तगाल का यात्री था डोमिगोस पायस, वो विजयनगर आया था। आगे पूछ रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मानव पूंजी को महत्व दिया गया था? तो मानव पूंजी को महत्व दिया गया था कौन से पंचवर्षीय योजना में? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। और 7वीं पंचवर्षीय योजना जो था वो कब से कब तक था? 1985 से लेकर 1990 तक। और यह योजना जो था वो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था, और भोजन, काम और उत्पादन का नारा भी जो था वो इसी योजना में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कि दल बदल विरोधी प्रावधानों के अधीन निहरता के प्रश्न का निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा? तो यह जो है वो सदन के अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सदन के अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट है कि नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती नदियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सबसे बड़ी नदी यहाँ पे कौन है? गोदावरी है, फिर उसके बाद नर्मदा हो जाएगा, फिर महानदी हो जाएगा, और फिर ताप्ती हो जाएगा। गोदावरी के लगभग जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है, नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर, महानदी 858 किलोमीटर, और ताप्ती जो है वो लगभग 724 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। गोदावरी नदी की उद्गम की बात कीजिएगा तो यह महाराष्ट्र नासिक के त्रंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक से निकलती है। महानदी की अगर बात कीजिएगा तो इसका उद्गम जो है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप होता है। और ताप्ती नदी की बात कीजिएगा तो यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म जो है वो सामान्यतः आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो कौन सा गुणधर्म ठोस अवस्था में विद्युत चालकता नहीं किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 163 अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाजत, यह भी सही है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति, यह भी सही है। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह गलत है। अनुच्छेद 131 में नहीं बल्कि ये अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय जो है वो एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 131 की बात कीजिएगा तो अनुच्छेद 31 में यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 131 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश जो है वो क्वाड का सदस्य नहीं है? क्वाड का मतलब समझते हैं क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता, जो कि जिसका उद्देश्य जो है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है, जिसकी स्थापना जो है वो 2007 में हुआ है। इससे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी जो है वो भारत के द्वारा किया गया है, ठीक है। और क्वाड के सदस्य देश में कौन कौन है? 4 हैं, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ आपसे पूछ रहा कौन नहीं है, तो चाइना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन। नेक्स्ट है कि सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी का उस ग्रह के सूर्य के परिक्रमण काल टी के समानुपाती होता है। तो दूरी का जो क्यूब होगा यानी घन होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर
घन कौन से ऑप्शन में है? बी में, तो बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि चांग नृत्य जो है वो किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो चांग नृत्य जो है वो राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है, जो कि होली पर इसका आयोजन किया जाता है, चांग नृत्य का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान। नेक्स्ट है बहरीन की राजधानी कहाँ है? तो बहरीन की राजधानी है मनामा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मनामा। लुसाका की अगर बात कीजिएगा तो ये जाम्बिया की राजधानी है। अम्मान जॉर्डन की राजधानी है। और लोमो जो है वो एक देश है, टोगो, टोगो की राजधानी है लोमो। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा गया है? तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से याद रखिएगा, इसको कवि राज्य भी कहा जाता है। इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रांक और परम भागवत की उपाधि भी धारण किया था। और समुद्रगुप्त जो था वो विष्णु का उपासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि एक लड़की जो है वो झूले पर खड़ी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के बैठ जाने पर दोलन का आवर्त काल क्या हो जाएगा? देखिए, झूला पर झूलती लड़की जो होती है, जब खड़ी होती है तो पिंड का गुरुत्वाकर्षण केंद्र ऊपर की ओर विस्थापित हो जाता है। तो क्या होगा? रस्सी का जो प्रभावी लंबाई है वो घट जाएगा। और आवर्त काल जो है वो लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है, यह तो आप लोग पढ़े ही हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब लड़की झूले पर खड़ी होगी तो रस्सी की लंबाई कम होने पर आवर्तकाल कम हो जाएगा। और इसके अगर विपरीत की बात करते हैं तो जब लड़की बैठ जाएगी तो आवर्तकाल अधिक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिक हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट है कि उजाला योजना की घोषणा कब की गई थी? उजाला योजना की घोषणा जो है वो 1 मई 2015 को किया गया था। इसमें जो है वो कम मूल्य पे एलईडी बल्ब जो है वो वितरित किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु, खगोलीय धूल, ये सब जो है वो सौरमंडल का भाग है। लेकिन निहारिका जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि किस बाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक भाग है? तो यह है बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया गया था कि संसद जो है वो संविधान के मूल ढांचे में बदलाव या हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती बाद। प्रस्तावना की अगर बात कीजिएगा तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। इसमें 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की सामान्यता का उल्लेख किया गया है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मगध का उल्लेख मिलता है? तो किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मगध का उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अथर्ववेद। अथर्ववेद जो होता है वो सबसे बाद का वेद कहा जाता है और इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 कि डेविड वार्नर, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, किस देश के हैं? तो डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कि गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव किसे प्राप्त है? तो वो है जॉन मुथई को, जिन्होंने कि 1950 में गणतंत्र भारत, तो सबसे पहले 1950 में इन्होंने ही बजट पेश किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जॉन मथई। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से फॉलिंग फ्रीली गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के 2 पिंड, जो फ्री फॉलिंग गिरेगा तो दोनों द्रव्यमानों के दोनों पिंडों के वेग जो है वो किसी भी क्षण समान होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन भारत का पहला अफगान शासक था? भारत का पहला अफगान शासक था बहलोल लोदी, जो कि 1451 में लोदी वंश की स्थापना करता है और दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी जो था वो अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था और अपने सरदारों के खड़े रहने पर वो भी स्वयं भी जो है वो खड़ा रहता था। नेक्स्ट है कि वह उपधातु जो पेयजल में मिश्रित होकर अनेक गंभीर बीमारियों का कारण बनती है, तो उसको क्या बोला जाता है? आर्सेनिक बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्सेनिक।
नेक्स्ट है कि हाल ही में अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो भारत का पहला राज्य बना है राजस्थान। राजस्थान से एक चीज और याद रखिएगा, दुनिया के पहले ओम आकार का मूर्ति मंदिर जो है वो भी पाली जिला राजस्थान में ही बना है। नेक्स्ट है कि पटना में 1934 में आयोजित अखिल भारतीय समाजवादी सम्मेलन में अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है वो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 73वां संविधान संशोधन। और इसी संशोधन के द्वारा संविधान में जो है वो भाग 9 जो है वो जोड़ा गया था। आगे है कि किस राज्य ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? तो केरल जो है वो अपना नाम अब केरलम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? आप लोग पढ़े होंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले नंबर पे आता है रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका और फिर ब्राजील। यह 5 है। भारत की बात कीजिएगा तो भारत जो है वो 7वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम में अगर बताइएगा तो सबसे पहले हो जाएगा अर्जेंटीना, फिर भारत, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राजील। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या जो है वो न्यूनतम है? अधिकतम पूछे तो उत्तर प्रदेश और न्यूनतम पूछे तो सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिक्किम। आगे है समानांतर फसल का एक उदाहरण है। समानांतर फसल यहाँ पे गेहूं और सरसों जो हो जाएगा वो समानांतर फसल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। और ऑप्शंस की बात कीजिएगा तो अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और अनुच्छेद 24 कहता है बालकों के नियोजन का प्रतिबंध। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है पुणे में स्थित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पुणे। पुणे से याद रखिएगा, पुणे में भारतीय मौसम वेधशाला और इंडियन सिक्योरिटी प्रेस भी जो है वो पुणे में ही स्थित है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।